हम लोगों ने रोटेशनल मोशन में कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा है और वो क्वांटिटीज़ हैं मोमेंट, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और मोमेंट ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, ये सब क्वांटिटीज़। आज हम लोग एक नई क्वांटिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं एंड विच इज़ वेरी वर्सेटाइल और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वांटिटी है और ये बहुत सारे फिनोमिनास को सॉल्व करेगी आपको। जैसे हम सब टॉप चलाकर देख चुके हैं, खिलौना जो ऐसा ग्राउंड में घूमता है। उस टॉप को अगर हम ऐसे यहां पर रख देंगे तो वो गिर जाएगा एक तरफ, सबने देखा हुआ है। ये एक टॉप है, जब हम इसको घुमा देते हैं ऐसे तब तो ये ऐसे खड़े रहता है और अगर हम इसको नहीं घुमाते हैं, ऐसा ही सीधा रखते हैं तो गिर जाता है। क्यों होता है ऐसा कि घुमाने से ही वो खड़ा रहेगा और वैसे खड़ा करेंगे तो गिर जाएगा। एक और चीज देखिए, मोटरसाइकिल आप सब चलाकर आते हैं, खड़ी हुई मोटरसाइकिल पे आप दोनों पैर ऊपर नहीं कर सकते, एक तरफ गिर जाएगी। लेकिन जब वो चलती है तो बड़े आराम से दोनों पैर ऊपर कर लेते और चलते हुए आ जाते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? आप कहते हैं हम बैलेंस कर लेते हैं, तो खड़े में भी बैलेंस कर लो भाई, उसमें तो नहीं होता है। तो ये देखिए, हम लोग करते तो हैं, हमारे सामने हो भी रहा है, पर हम लोगों को ये भी सोचना है फिजिक्स में कि क्यों होता है। ये सब हमारे नेचर में हो रहा है और हम देख रहे। तो वो चीज जो आज हम स्टडी करेंगे वो हमें ये बताएगी कि ये दो फिनोमिनास कैसे होते हैं। और सिर्फ ये दो ही नहीं, ऐसे इससे जुड़े हुए बहुत सारे फिनोमिनास हैं जो उससे होते हैं। और ये चीज है एंगुलर मोमेंटम, जिसके कारण ये वाले फिनोमिनास होते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम एक फिजिक्स की क्वांटिटी है जो हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम में पढ़ी है। लीनियर मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में, जो भी बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है उसके पास मास होता है, उसके पास वेलोसिटी होती है और मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी एक क्वांटिटी बनती है विच इज इफेक्ट ऑफ द मोशन, इफेक्ट ऑफ द मास। और उस क्वांटिटी को हम कहते हैं मोमेंटम। उसकी क्वांटिटी कितनी होती है? m मल्टीप्लाइड बाय v। ये मोमेंटम होता है। ये तो एक छोटा सा कैलकुलेशन है, m इंटू वी, लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास है, वो उस वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये वेलोसिटी उसकी कभी चेंज नहीं होगी, उसका मोमेंटम कभी चेंज नहीं होगा। मोमेंटम उसका कभी वो अपने आप चेंज नहीं कर सकता जब तक हम उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाएं। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और इस लॉ का नाम क्या दिया है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दैट मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिमेन कंजर्व अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। और फोर्स लगा के हम उसकी कंडीशन चेंज कर सकते हैं एंड दैट विल बी कंडीशन ऑफ लीनियर मोशन। रोटेशनल मोशन पे आते हैं। रोटेशनल मोशन में उसी के करस्पॉन्डिंग एक क्वांटिटी होती है। जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही होती है तो वो क्वांटिटी उसकी कंजर्व होती है। कंजर्व होती है मतलब अपने आप नहीं बदलती, अपने आप नहीं बदलेगी। कैसे बदलेगी? तो हमको उस पर एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। पिछली बार हमारी बात हुई थी, जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वो काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है। तो अगर हमको लीनियर मोशन की कंडीशन चेंज करनी है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, रोटेशनल मोशन की कंडीशन चेंज करनी है तो टॉर्क लगाना पड़ेगा। वो भी फोर्स है, एंगुलर फोर्स है। तो फिर से, जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है तो उसकी कौन सी क्वांटिटी कंजर्व होती है जो नहीं बदलेगी? वो है एंगुलर मोमेंटम। और कब बदलेगी वो तभी बदल सकती है जब हम उस पर कोई टॉर्क लगाएंगे, अदरवाइज वो कंजर्व रहेगी। अब एंगुलर मोमेंटम होता क्या है?
कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है, कम कब होता है, ज्यादा कब होता है, स्केलर है, वेक्टर है, इसके बारे में एक एक करके हम स्टडी करते जाते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन हम करते हैं। उसकी कैलकुलेशन, अगर एक पार्टिकल हम सिर्फ लेते हैं पॉइंट साइज का पार्टिकल और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये एक पार्टिकल इस पॉइंट के चारों तरफ सर्कुलर मोशन करता है p, इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, उनके रिलेशन हम जानते हैं। ये यहां से लीनियर वेलोसिटी है v और यहां से इसकी एंगुलर वेलोसिटी ये ओमेगा है। ओमेगा और v और r इनका रिलेशन आप जानते हैं, ठीक है। v इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा और ओमेगा इज v अपॉन r, ठीक। तो ये पॉइंट के पास कुछ मास भी है और इसका मास है m। अगर इस पॉइंट का मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, तो इसके पास लीनियर मोमेंटम कितना है इस डायरेक्शन में, तो आंसर है m इंटू v। m इंटू v कौन सी क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम, m v, इसे हम क्या कहते हैं, p। सो p इज इक्वल टू m इंटू v, लीनियर मोमेंटम। ओके, इस मोमेंटम का अगर हम मोमेंट निकाले, दैट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम कैसे निकाला जाएगा, आंसर है जो बॉडी मूव कर रही है उसका सेंटर ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है, जो आर्म बनती है, उस आर्म से उसकी लेंथ का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये ऐसे घूम रही है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r। अगर इस r से इस p को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि mv को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि मोमेंटम को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमें क्या मिलेगा, r क्रॉस p मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाली जो क्वांटिटी बनती है इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। और ये जो मोमेंट ऑफ मोमेंटम है इसका हमने शॉर्ट में नाम रखा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्यों, ये एंगुलर वेलोसिटी हो रही है और ये मोमेंटम है, तो ये वाली क्वांटिटी क्या बनी, एंगुलर मोमेंटम, और इसका सिंबल हमने बनाया L। ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटिटी है, दैट इज मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो इसे नोट करिए, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका आंसर है एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है देन वी शुड नो द टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड अभी हम निकाल चुके हैं, डायरेक्शन के लिए हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, L इज इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाय P, और P क्या होता है, mv। दिस इज एंगुलर। अब R और V ये दोनों हमने लेने हैं, और यहां पर देखिए ये है R और ये है V। अगर ऐसा जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की कैसी होगी, तो आंसर है पहले राइट हैंड यूज करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल। R की डायरेक्शन में हमने हाथ को रखा और इसको मोड़ना है V की तरफ, V ऊपर है तो हमको हाथ को ऐसा करना पड़ेगा, तब ये ऊपर मोड़ पाएंगे। ये तो ये डायरेक्शन किधर आई, बाहर की तरफ, तो अलोंग द एक्सिस बाहर की तरफ, ये इसकी डायरेक्शन है। और अगर ये पार्टिकल ऐसा घूम रहा होता इस तरह से, तो
अब इसकी डायरेक्शन आर की डायरेक्शन में हाथ को सेट किया और उंगली को अब किधर मोड़ना है, नीचे। ये किधर आया, अंदर की तरफ। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन अंदर की तरफ, यहां एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बाहर की तरफ। ये वही रूल है जो हर एक में लगता है। एंगुलर मोशन तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर टॉर्क और एंगुलर फोर्स, ये एंगुलर मोमेंटम, सबका एक ही रूल है। ठीक है, इसीलिए ये मत सोचिए कि किसी का अलग किसी का अलग, आपने एक जगह याद किया सबके लिए हो गया। ओके, ये और ये, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव साइन किसका है, पहले का कि दूसरे का? फर्स्ट। क्या नियम याद है आपको? एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। वेरी गुड। सो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ठीक है, वैल्यू आएगी तो हम वैसा साइन रखेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला बना, L इज इक्वल टू आर क्रॉस mv। ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ओके, तो ये मोमेंटम। अब इस मोमेंटम को हम लोग एंगुलर क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगुलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब एंगुलर मोशन की क्वांटिटीज हैं। उसमें इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक क्वांटिटी मालूम है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो वी राइट इट। पहले ये मैग्नीट्यूड, L का मैग्नीट्यूड कितना होता है? R इंटू एम इंटू वी, और V का मैग्नीट्यूड क्या होता है? आर ओमेगा। ओके, तो L किसके बराबर हुआ? M इंटू आर इंटू आर। ये क्या है? mr स्क्वायर। एंड फॉर एनी गिवन पॉइंट mr स्क्वायर क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो वी कैन राइट इट I इंटू ओमेगा। ओके, आपने लीनियर मोमेंट देखा है। लीनियर मोमेंट P इज इक्वल टू m इंटू वी। अब इसे सुनिए, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू लीनियर इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। अगर लीनियर है तो लीनियर मोमेंटम है तो दोनों को लीनियर ले लेंगे, एंगुलर मोमेंटम है तो दोनों को एंगुलर ले लेंगे। ठीक है, लेकिन मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, ये इस टर्म में आ गया और ये हमारे लीनियर के टर्म्स में आ गया। ये दो तरीके हो गए एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने के। अब इसका फिजिकल मीनिंग देखिए किस तरह से होगा। L इज इक्वल टू, अच्छा यूनिट बना लेते हैं। यूनिट, इसको देखकर इसका यूनिट बताइए। केजी मीटर पर सेकंड। 1 मीटर और यस, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आ गया। और कोई भाषा यूज करिए। मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट क्या लेते हैं हम? केजी मीटर पर सेकंड। ओके, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये इसका यूनिट है। आगे दूसरे यूनिट आएंगे तो उसको भी लेंगे। राइट, तो ये है, इसका कोई यूनिट नहीं होता और ये खुद क्या है? केजी मीटर स्क्वायर। और ओमेगा का यूनिट पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेम थिंग, ये इसकी यूनिट है। अच्छा, ये स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट, फॉर्मूलाज। अब इसकी डायमेंशंस बताइए। डायमेंशंस m L2 T-1 एंगुलर मोमेंटम। ओके,
अब हम इसका फिजिकल मीनिंग लेते हैं, कैलकुलेशन का तरीका। ये एक आर्म है जो रोटेट हो सकती है, इस पॉइंट के चारों तरफ रोटेट हो सकती है। यहां पर एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी है। ये यहां पर इसकी वेलोसिटी मान लीजिए ऐसे है, ये इधर, ये पोजीशन वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है। दोनों वेक्टर्स के बीच डायरेक्शन का डिफरेंस है और ये डायरेक्शन का डिफरेंस है थीटा। ये किसकी डायरेक्शन है? पोजीशन वेक्टर आर की, और ये किसकी डायरेक्शन है? वेलोसिटी वेक्टर v की। ये हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन है। तो हमें इसके पास मास भी है, इसके पास वेलोसिटी भी है, और ये पॉइंट ऑफ रोटेशन से दूर है, तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम भी होगा। कितना एंगुलर मोमेंटम होगा ये हम निकालना चाहते हैं, और इसके दो मेथड हैं। हम वही चीज लगाएंगे जो हमने टॉर्क में लगाई थी। देखिए, इस वेलोसिटी के हमने दो कंपोनेंट बना दिए, हमें बनाने आते हैं। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो अलोंग थीटा होगा, ये, इस कंपोनेंट का नाम बताइए। रेडियल। कौन सा कंपोनेंट है ये? रेडियल कंपोनेंट। वेलोसिटी रेडियल। इस वेलोसिटी रेडियल का मैग्नीट्यूड बताइए। टाइटल याद रखिए, वी आर क्या चीज है? रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। उसका साइज कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? v cos थीटा। फिर से इस वेलोसिटी का एक दूसरा कंपोनेंट बनेगा जो vr के नॉर्मल होगा, ये। यस, इसका नाम ठीक याद है। अगर हम इसको ऐसे करेंगे, ये r है, तो ये इसको ऐसे घुमाएगा, ये ऐसा। तो ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है? टेंजेंशियल। इसलिए इस कंपोनेंट को क्या कहते हैं? वेलोसिटी टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये रेडियल कंपोनेंट, देखिए ये सर्कुलर मोशन का ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये रेडियल कंपोनेंट है और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बताइए। वेरी गुड, ये सबको मालूम है, थीटा के साथ लगा हुआ v cos थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो v sin थीटा। अब इन दोनों कंपोनेंट में कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन कराने के? vr के कारण या vt के कारण? vt इसको सर्कुलर मोशन कराता है, इसलिए vt रिस्पॉन्सिबल है एंगुलर मोमेंटम बनाने के लिए। सो एंगुलर मोमेंटम इज ड्यू टू ये टेंजेंशियल वेलोसिटी। Therefore, angular momentum L is equal to R into mv टेंजेंशियल। ये अब v टेंजेंशियल का मैग्नीट्यूड हमको मालूम है, उससे हम निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस इज इक्वल टू r, और ये हो जाएगा m v sin थीटा। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन r एंड वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है। वेक्टर r एंड वेक्टर वेलोसिटी, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा।
ठीक है, ये हमने इसका डेरिवेशन किया mvr sin थीटा। ये इसका मैग्नीट्यूड होता है जब v और r एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हो, तो इनके बीच का एंगल अगर थीटा है देन दिस इज द वन एंड दिस इज द मेथड। अब दूसरा मेथड देखिए, इसी का अल्टरनेट मेथड। ये इसका पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है। पॉइंट P पर एक छोटा सा मास m रखा है और इसके वेलोसिटी अभी ऐसी है, दिस इज द वेलोसिटी। तो इस पॉइंट के अबाउट ये है सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है r, और यहां पर इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है v इस डायरेक्शन में, और इसका मास है m। तो इसके पास कितना एंगुलर मोमेंटम है? इस पर एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हमने क्या किया कि ये v वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन पर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर बनाया, ये 90 डिग्री। ये जो बना ये r है, और पोजीशन वेक्टर r और वेलोसिटी वेक्टर v, इन दोनों की डायरेक्शन के बीच का एक एंगल है, एंड लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर r एंड वेलोसिटी वेक्टर v। जो वो कंडीशन थी, सेम कंडीशन यहां पर भी है, पर अब हमने वेलोसिटी के दो पार्ट नहीं किए। किसके दो पार्ट किए? r के। कैसे किए देखिए, ये r वेक्टर है और इस r वेक्टर में ये थीटा है, तो ये थीटा है। अब ये बताइए, इस r वेक्टर के दो कंपोनेंट देखिए, दिस ट्रायंगल लॉ से दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। तो r वेक्टर के ये दो हिस्से हो गए, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको ये r मिलेगा। इसका ये मतलब है ये दोनों r के टुकड़े हैं। सिर्फ क्या डिफरेंस आ गया, इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब इसका नाम रखते हैं, ये वाला r का टुकड़ा along the v है, r which is parallel to v। ये वाला r वेलोसिटी के नॉर्मल है, तो इसका नाम रखते हैं r नॉर्मल। r ये कौन है? वेक्टर r के दो पार्ट कर लिए, r नॉर्मल एंड r पैरेलल। पैरेलल किसके? वेलोसिटी के। नॉर्मल किसका? वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी के रेफरेंस में इसके इनका नाम हमने कैसे कर दिया कि इसका नाम रखा r पैरेलल टू v और इसका नाम रखा r परपेंडिकुलर टू v। अब इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो ये थीटा है, थीटा है, थीटा के साथ जो लगा हुआ कंपोनेंट है वो कितना होता है? सबको मालूम है, r cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर कौन सा होता है? r sin थीटा। ओके, अब हमारी जो डेफिनेशन है उसमें सर्कल कहां बन रहा है? इस वेलोसिटी में एंगुलर मोशन कहां हो रहा है? तो आंसर है ये रहा रेडियस, और उससे 90 डिग्री बनाता हुआ ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये ऐसा सर्कल बनता है, सर्कुलर मोशन हुआ। अब यहां पर हम निकालना चाहते हैं एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? r मल्टीप्लाइड बाय m इंटू v। तो यहां पर हमने एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन की। यहां r कितना लेना है? यहां से यहां तक का r कितना? r sin थीटा। या पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, दिस l इज r वेक्टर। कौन सा r लेना है? रेडियस का काम कौन कर रहा है? r परपेंडिकुलर, r परपेंडिकुलर क्रॉस ये v, v, v को तो फुल लेना है। अब इसका मैग्नीट्यूड हमने लिया, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना मिलता है? r sin थीटा इंटू एम वी।
ओके, इसका मैग्नीट्यूड mv, सो दिस वी कैन राइट एज mvr sin theta. This is magnitude of angular momentum by this method where we have taken components of r. In this method where we have taken components of v, the formula is rmv sin theta. There is no difference. It shows whether you take the components of velocity, whether you take the components of r, the result will be same. What we have to take care is that we have to take those two components which are perpendicular to each other. वो वाले r और v लेने हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों. तो यहाँ पर हमने ये वाला v लिया, ये r लिया, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यहाँ पर ये वाला v लिया फुल, तो r ये वाला ले लिया जो इसके परपेंडिकुलर है. तो सर्कुलर मोशन में परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए, तब ये ऐसा गोल घूम पाएगा. इसलिए ये दोनों फॉर्मूले इसके बने. ठीक है, तो अब आपको इसका वेक्टर फॉर्मूला मालूम है, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p. अब इसको आपका दोनों का डायमेंशन मालूम है. फिर से वेक्टर प्रोडक्ट आप पढ़ चुके हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इस वेक्टर क्वांटिटी को कैसे हमको मिलती है, r क्रॉस p. ठीक है, ये आपको याद रखना है. टॉर्क हमने किया था, टॉर्क हमें कैसे मिलता है, r क्रॉस f. ये टॉर्क होता था और ये एंगुलर मोमेंटम. अब अगर r और वेलोसिटी और थीटा, r वेलोसिटी और थीटा, ये तीन वैल्यू अगर हमको दी है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. मास भी चाहिए और इसे निकाल लेंगे. लेकिन अगर हमको पोजीशन वेक्टर r और पोजीशन वेक्टर v दोनों i j k के टर्म्स में दिए हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हम उसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. देखिए, दैट इज if r and v are given in Cartesian system. कार्टेशियन सिस्टम मतलब i j k, इसके टर्म्स में हमको दिए गए हैं, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, r हमको दिया गया है, r x इन i डायरेक्शन, y यूनिट्स इन j, ऐसे सिर्फ टू डायमेंशन ही लेते हैं. वेलोसिटी या p के दो कंपोनेंट i डायरेक्शन में और j डायरेक्शन में. i डायरेक्शन में px और j डायरेक्शन में py. ये वेक्टर में दिखाने का तरीका है. जैसे 3i + 4j, r वेक्टर को उसमें दिखाया जा सकता है, r = 3i + 4j. इसी तरह से p को भी दिखाया जा सकता है. ओके, अगर ये दोनों हैं तो मास उसका m है, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा. What we have to find is angular momentum. Angular momentum. ये हमें निकालना है. ओके, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, और कौन सा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एंगुलर मोमेंटम का टर्म आ जाएगा. देखिए इसका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाएगा. पहले दोनों क्वांटिटीज को लिखते हैं और 1 by 1 उनको मल्टीप्लाई करते हैं. एंगुलर मोमेंटम इज मास. मास तो वैसा ही रहेगा, और हमें क्या करना है, m क्रॉस v. अगर m v को लेते हैं तो p, लेट्स राइट इट, r क्रॉस p. ये इसका फॉर्मूला है. शुरू करते हैं. पहले इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, और याद करिए i क्रॉस i क्या होता है. i क्रॉस i नहीं,
I cross I is 0. That is I 1 into sin 0. That is 0. So I cross I 0 हो गया, उसको नहीं लिखेंगे. I cross J K. तो ये हुआ x into py k. ओके, अब ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो शुरू करते हैं. J क्रॉस I, yes, I cross J is K, J cross I is minus K, so we will write it minus K. और सामने के मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, y इंटू पी एक्स, वाई पी एक्स. ये आ गया. बस दोनों में से k को कॉमन निकाल दीजिए, k. अब अंदर क्या बचा, x पी वाई माइनस वाई पी एक्स. ये हुआ. ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम. कोऑर्डिनेट सिस्टम में अब इसका मीनिंग देखिए. आर क्या है, पोजीशन. इस पोजीशन के हमने दो पोजीशन में डिवाइड कर दिया. एक पोजीशन कौन सी, एक्स. एक्स के साथ कौन से मोमेंटम का मल्टीप्लाइड है, जो वाई डायरेक्शन का मोमेंटम है. और वाई कोऑर्डिनेट के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन है, यस. फिर से देखिए हम एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ द आर्म डिवाइडेड बाय लीनियर मोमेंटम. पोजीशन वेक्टर लीनियर मोमेंटम, पोजीशन वेक्टर लीनियर मोमेंटम. अब इस चीज को थोड़ा ड्राइंग में देखिए, ये एक्सप्रेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा. ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है 0 0. ये एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट है x और ये हाइट वाला कोऑर्डिनेट है y. दिस इज x, दिस इज y. यहां पर एक पार्टिकल है जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी ऐसे है. वही सिचुएशन है जो हमने हर जगह बनाई. ओके, ये वेलोसिटी v इस तरफ है, ये वेक्टर इधर है, इसके दो पोजीशन वेक्टर, एक ये और एक ये. ये वाली जो वेलोसिटी है, इसमें इस वेलोसिटी के हमने दो वेक्टर बनाए. ये दो वेक्टर कौन कौन से बनेंगे देखिए. ये दो वेक्टर, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में. इस वेलोसिटी वेक्टर का एक हमने ये बनाया इस डायरेक्शन में. ये वाला क्या कहलाएगा, कौन सा फैक्टर, x. और एक ये बना, ये कौन सा फैक्टर बना, y. तो देखिए ये है vx की डायरेक्शन और ये है vy की डायरेक्शन. इस v के ये दो पार्ट हो गए. अच्छा, अब मुझे बताइए मोमेंटम निकालने के लिए हमको क्या करना है. मोमेंटम निकालने के लिए हमको r इंटू एम बी करना है. r के हमने दो टुकड़े कर लिए. r के दो टुकड़े कौन कौन से, x और y. वेलोसिटी के दो टुकड़े, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में. m इसके साथ जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, m vy और ये क्या हो गया, m vx. एम वी क्या होता है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम. तो यहां पर ये लीनियर मोमेंटम ऐसा कर रहा है. अगर ये लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में है तो एंगुलर मोमेंटम का क्वांटिटी बताइए. एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम इज रेडियस आर्म ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाइड बाय लीनियर मोमेंटम. यहां से ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ये किसकी डायरेक्शन है, एम वी वाई की. इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x. तो x मल्टीप्लाइड बाय एम वी वाई. एम वी वाई क्या चीज है, y डायरेक्शन में. एम वी एक्स क्या चीज है, x डायरेक्शन में. ओके, तो एम वी वाई यानी पी वाई किसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए, x के साथ. तो ये हमको क्या देगा, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू दिस वेलोसिटी, x मल्टीप्लाइड बाय पी वाई, x मल्टीप्लाइड बाय पी वाई. ये बनाता है ऐसा मोमेंटम.
ऐसा घुमाने वाला ये, और इसका मैग्नीट्यूड कितना, x मल्टीप्लाइड बाय पी वाई, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब देखिए इस वेलोसिटी के कारण कैसा मोमेंटम बनता है। इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन कितना है, ये पूरी डायरेक्शन हमने पकड़ ली है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है y, ये वेलोसिटी vx, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम px, ये लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन है px की, ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस y, तो इसका एंगुलर मोमेंटम बताइए। इस लीनियर मोमेंटम के कारण एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, y मल्टीप्लाइड बाय px। यहां एंगुलर मोमेंटम py के कारण कितना था, py मल्टीप्लाइड बाय x, x मल्टीप्लाइड बाय py, इसके कारण कितना है, y मल्टीप्लाइड बाय px, y मल्टीप्लाइड बाय px। तो p के जो हमने दो टुकड़े बनाए, px और py, p के दो टुकड़े, एक px और एक py, px ने ये मोमेंटम बनाया, उसका आर्म इतना बड़ा है और ये ऐसा घुमाएगा, ये py का आर्म इतना बड़ा है x और ये ऐसा घुमाएगा। अब दोनों के घुमाने की डायरेक्शन पे डिस्कस करिए, ये कैसा घुमा रहा है, py एंटी क्लॉक, इसलिए इसका साइन क्या होगा एंगुलर मोमेंटम का, पॉजिटिव। ये जो px है, px इस डायरेक्शन में है, ये आर्म है, तो ये कैसा घुमाएगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, तो इसका साइन क्या होगा, माइनस, सो दिस इज माइनस। इस तरह से ये हमारा ये एक्सप्रेशन क्या बताता है, दैट इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगुलर मोमेंटम, एक एंगुलर मोमेंटम जो py के कारण बनता है और एक एंगुलर मोमेंटम जो px के कारण बनता है। इसलिए p किसी भी डायरेक्शन में हो, हमारे पास एक्सप्रेशन है, और वो एक्सप्रेशन क्या है, x इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स। इस तरह से ये एंगुलर मोमेंटम हम निकाल सकते हैं अगर हमको आई जे के टर्म्स में ये दोनों चीजें दी हो, ठीक है। तो ये एंगुलर मोमेंटम आई जे के टर्म्स में निकालने का। अच्छा, अब एक चीज और, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में सीधी जा रही है तो लीनियर मोशन है, क्या उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा, तो आंसर है विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट आउटसाइड द लाइन ऑफ मोशन, with respect to any point outside the line of motion it has a angular momentum। ये एक बॉडी ऐसे जा रही, इसके लाइन के बाहर ये एक पॉइंट है O, और इसके पास लीनियर मोमेंटम है P, यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R, तो स्ट्रेट जाने वाली इस बॉडी के पास एंगुलर मोमेंटम है या नहीं है, तो आंसर है। अगर है तो कैलकुलेट करिए कितना, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, यहां पर इस लोकेशन में इसका एंगुलर मोमेंटम, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ये इसकी आर्म ऑफ रोटेशन है, और यहां पर p की वैल्यू mv है, उसको अब से हम p ही कहेंगे, ये P है, ये R है, तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम है, और ये एंगुलर मोमेंटम कितना, R इंटू P, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक। अब अगर ये बॉडी यहां से यहां तक पहुंच गई, एक सेकंड बाद कितनी दूर हो जाएगी, v दूर हो जाएगी, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन ये बना। अगर ये इसका डिस्टेंस है जो कि r1 है, ये यहां से यहां चली गई है, और ये एंगल किस किस के बीच, ये r और ये वेलोसिटी v, इसके बीच का एंगल थीटा, ये भी क्या है, थीटा। ये वाला साइड कितना है, तो आंसर है ये साइड होगा r1 साइन थीटा,
अब बताइए, जब ये पार्टिकल यहां पर है और ऐसे मूव कर रहा है तो इसका मोमेंटम कितना होगा? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r1 मल्टीप्लाइड बाय यहां पर p मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। यही फॉर्मूला आपने पहले निकाला, r इंटू पी इंटू साइन थीटा। r इंटू पी इंटू साइन थीटा पर r और r1 का क्या रिलेशन है? r अपॉन r1 इस एंगल के लिए r परपेंडिकुलर है, r1 हाइपोटेनियस है, तो r अपॉन r1 क्या होता है? साइन थीटा। तो r किसके बराबर हुआ? r1 साइन थीटा। तो r1 साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? r। तो ये क्या हो गया? r इंटू पी। ये यहां पहुंच गया और यहां जब पहुंचता है तो ये है मोमेंटम p वेलोसिटी की डायरेक्शन में और ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है r2। ये r1 था, ये r2 इतना बड़ा और ये एंगल फाई। ठीक है, अब ये एंगल फाई है, ये r2 है, ये p है। तो बताइए यहां एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r2 मल्टीप्लाइड बाय p मल्टीप्लाइड बाय साइन फाई। वही फॉर्मूला, r इंटू पी इंटू साइन थीटा, जो भी एंगल है। अब इस ट्रायंगल को देखिए, दिस दिस एंड दिस, ये राइट एंगल है, ये एंगल फाई है। तो r अपॉन r2 किसके बराबर हुआ? तो r किसके बराबर हुआ? r2 साइन फाई। r2 साइन फाई, r2 साइन फाई क्या है? r। सो दिस वी कैन राइट एज rp, 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 rp। आप कहीं भी ले जाइए, एंगुलर मोमेंटम है और कितना है? rp है। मतलब एंगुलर मोमेंटम है भी और कांस्टेंट भी है, चेंज नहीं होता। सो इफ ए बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, if a particle is moving in a straight line, then with respect to any point outside it, it is having a angular momentum and the value of angular momentum is same. That means it is again conserved. तो angular momentum की speciality क्या है? It is always conserved. और हर जगह हम देख रहे हैं P के साथ अल्टीमेटली किसका मल्टीप्लिकेशन है? R का। और R है क्या? V की डायरेक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये सब एंगुलर डिस्टेंस हैं, इसलिए P मल्टीप्लाइड बाई R एक ही आएगा हर बार, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो R है, भले ये पॉइंट यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो। ये डायरेक्शन है और डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो एक ही क्वांटिटी है, वो रहेगी। ओके, तो ये बना एंगुलर मोमेंटम और इस प्रिंसिपल को हमने याद कर लिया। ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन has angular momentum with respect to an external point. And this angular momentum is
is conserved. Through the motion. बॉडी मूव होते जाएगी तब भी उसका एंगुलर मोशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में चलने वाले पार्टिकल के पास एंगुलर मोमेंटम होता है या नहीं, तो हमको क्या ध्यान में आता है कि एंगुलर मोमेंटम तो रोटेशनल मोशन की क्वांटिटी है, सीधी चलने वाली चीज के पास क्यों होगा? तो आंसर है कि अगर ये पॉइंट हम बाहर लेते हैं तो यहां से जब ये पॉइंट यहां जाता है तो ये इसका एंगुलर मोशन हो रहा है। ये देखिए एंगल लगातार बदल रहा है, यहां तो इसके पास एंगुलर मोशन है या नहीं? एंगुलर मोशन है। चूंकि इसके पास से एंगुलर मोशन है इसलिए इसके पास एंगुलर मोमेंटम है। समझ आया? तो सीधा चलना तो ठीक है, लेकिन अगर ये पॉइंट बाहर है तो ये एंगुलर मोशन कहलाता है, भले वो सीधा जा रहा है, एंगल तो बदल रहा है, इसलिए ये एंगुलर मोशन है विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट विच इज आउटसाइड। ओके, तो ये एक चीज हमने याद कर ली। अब ये तीन तरह के फॉर्मूलेज आपने देख लिए और इन फॉर्मूला के बेसिस पे आप कोई ना कोई न्यूमेरिकल बना सकते। इसके बाद अब हम एक अगली चीज स्टडी करेंगे and that is conservation of momentum and its examples in the nature, its effect. Conservation of momentum. Conservation of momentum में मोमेंटम का हम वो फॉर्मूला लेते हैं विच इज I ओमेगा। I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी एंड ओमेगा इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी इज एंगल मेड इन 1 सेकेंड, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, I का फॉर्मूला फॉर ए पार्टिकल। हाँ, एक चीज थोड़ी सी और हमको याद रखनी है यहां पर, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, क्या दोनों में डिफरेंस होता है? तो आंसर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हमने एक टर्म पढ़ी है दैट ऑल द मास इज लोकेटेड एट सेंटर ऑफ मास। हमने रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में भी पढ़ा है। सो इफ ऑल द मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी लोकेटेड एट सेंटर ऑफ मास, देन the sum of individual angular momentum, individual मतलब हर पार्ट का, sum of individual angular momentum is equal to total angular momentum of the system। तो यहां पर अगर हम निकालते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये इसका R1, R2, R3, R4 और ये सब घूम रहे हैं, इसके चारों तरफ सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो इसका एंगुलर मोमेंटम सबका मिलाकर कितना होगा? तो आंसर है सबका एंगुलर मोमेंटम मिलाकर होगा L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन। इसको हम लोगों ने बनाया छोटा करके, L किसके बराबर होता है? I इंटू ओमेगा। This is equal to m r1 omega square plus m r2 omega square and so on। हर पार्टिकल का मास हमने मान लिया एक समान है, पूरी बॉडी है, बहुत सारे मास हैं, हर एक की एंगुलर वेलोसिटी एक जैसी होगी, क्योंकि एक सिस्टम जब घूमता है तो कौन सी वेलोसिटी सेम रहती है? एंगुलर। एंगुलर वेलोसिटी सेम मतलब अगर ये पंखा घूम रहा है तो पंखे का हर पार्ट 1 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, भले वो पार्ट नजदीक हो, भले दूर हो, भले कहीं भी हो। तो घूमने वाली चीज में, घूमने वाले ऑब्जेक्ट में कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है? आंसर है एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है हर पार्टिकल के लिए।
क्या बदल जाएगा? लीनियर वेलोसिटी सबकी अलग अलग होगी, जिसका रेडियस जितना बड़ा उसकी लीनियर वेलोसिटी उतनी ज्यादा, छोटा रेडियस छोटी लीनियर वेलोसिटी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी एक चक्कर लगाने का टाइम सबके लिए बराबर, इसलिए सबकी एंगुलर वेलोसिटी बराबर होती है। ओके, इसीलिए हमने ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं लिया, ओमेगा ओमेगा ही लिया। तो ये m कॉमन निकला, ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकला, और यहां क्या बचा? r1 स्क्वायर, सॉरी mr1 स्क्वायर। I का फॉर्मूला क्या होता है? mr स्क्वायर, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर। इस चीज को आप याद करिए, ये क्या है? रेडियस ऑफ gyration का फॉर्मूला। सो दिस इज इक्वल टू m z स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया। z स्क्वायर किसके बराबर है? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर, एंड दिस इज रेडियस ऑफ gyration। अब mz स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? सबको हमने मिलाया है, इसलिए सिग्मा। तो सिग्मा m टोटल मास m, z स्क्वायर रेडियस ऑफ gyration का स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ gyration के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमको क्या देता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो दिस गिव्स अस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फुल बॉडी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए, हमने स्टार्ट क्या किया? देयर आर n पार्टिकल्स, एवरी पार्टिकल इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, इट हैज गॉट एंगुलर मोमेंटम L1 L2 L3 L4। तो पूरा एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। 5 पार्टिकल ऐसे घूम रहे हैं, इसका एंगुलर मोमेंटम L1 L2 L3 L4 L5। तो पूरी बॉडी का कितना? सबका सम, ये सबका सम। अब ये सब के सम को हमने ऐसा किया, L किसके बराबर होता है? I इंटू ओमेगा। वो फॉर्मूला सब में लगा दिया, वो फॉर्मूला लगाया, और I का फॉर्मूला क्या होता है? mr स्क्वायर। तो पहले वाले पार्टिकल का इसका फॉर्मूला क्या बना? m r1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, दूसरे वाले का m r2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। क्या चीज हमने सबकी कॉमन ली? मास। एक जैसी बॉडी है, हमने अपने कन्वीनियंस के लिए लिया, तो सबका m एक जैसा। दूसरा, एंगुलर मोशन में क्या एक जैसा होता है? वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगल मेड इन 1 सेकेंड, सब पार्टिकल के लिए एक है, तो ये ओमेगा लिया। क्या अलग है? किसी का r छोटा है, किसी का r बड़ा है, तो r1 r2 अलग लिया। ये वाली कैलकुलेशन, ये वाली कैलकुलेशन, और इस कैलकुलेशन आपको आपने पढ़ा हुआ है, ये रेडियस ऑफ gyration है। और जब रेडियस ऑफ gyration के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमको सीधा सीधा पूरी बॉडी का I मिल जाता है। तो ये I किसका है? पूरी बॉडी का। ये I किसका था? mr स्क्वायर, एक पार्टिकल का। ठीक है, तो ये पूरी बॉडी का बन गया, और इस तरह से हमें मिल गया फॉर द फुल बॉडी। ये थोड़ा सा लिखने में यहाँ कंजेस्टेड हो गया, आई शुड राइट इट क्लियरली। तो मैं आपको इसको 1 मिनट में लिख देता हूं, उसे आप कॉपी करिए एंड r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ये फॉर्मूला होता है z का। फिर से z का फॉर्मूला हमने किया था r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, हर पार्टिकल का रेडियस लेना है, उनका मीन निकालना है और उसका स्क्वायर रूट करना है, दैट इज z। तो इसको स्क्वायर किया तो ये z स्क्वायर हो गया और n इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, n z स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर दिस।
तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर के बराबर कौन हो गया? n मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर। अब n इंटू m, एक पार्टिकल का मास m है, टोटल n पार्टिकल है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिल गया? टोटल मास ऑफ द बॉडी, रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। और ये किसके बराबर है? mz स्क्वायर इज I ऑफ द कंप्लीट बॉडी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंड दिस इज व्हाट? ऑफ द बॉडी। इस तरह से हमने क्या निकाला? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द कंप्लीट बॉडी। किससे निकाला? उसके डिफरेंट पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूला से मिलाकर। ठीक है, ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट और जरा अजीब जैसा है, क्योंकि ये कहां काम में आता है? देखिए, हमारा जो फॉर्मूलाज हैं, सारे फॉर्मूला बेसिकली फिजिक्स के किसके लिए होते हैं? पॉइंट मास के लिए। तो एंगुलर मोमेंटम में अभी तक हम जो कुछ भी करते आए हैं, क्या मानकर? एक पार्टिकल का मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, r रेडियस से घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ? r इंटू mv पार्टिकल के लिए। पर अब हमको लगता है एक पार्टिकल की जगह एक पूरा पंखा घूम रहा है, एक पूरा बॉडी घूम रहा है, एक पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है, तो क्या ये फॉर्मूला उसमें लगेगा? फिजिक्स का आंसर है नहीं लगेगा। तब तक नहीं लगेगा जब तक आप उसका डेरिवेशन प्रॉपर नहीं कर लेते। ये हमने उसका डेरिवेशन किया कि फॉर्मूला L I ओमेगा पार्टिकल के लिए, पर बहुत सारे पार्टिकल को हमने ऐड किया, ऐसे ऐड किया, डेरिवेशन किया, तो हमको क्या मिल गया? एंगुलर मोमेंटम फॉर द बॉडी विच इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर विच इज रेडियस ऑफ जायरेशन। और इसको हम क्या कहते हैं? पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। ये हमको फॉर्मूला मिला पूरी बॉडी के लिए। तो पूरी बॉडी के लिए भी हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? I इंटू ओमेगा। अच्छा, अब इसके बाद ये नोट कर लीजिए, देयर आर एग्जामिनेशन वैल्यू अगर आप पूछेंगे, इट हैज गॉट वेरी लेस एग्जामिनेशन वैल्यू। मैंने कभी देखा नहीं कि इस चीज को एग्जाम में कभी पूछा गया हो, लेकिन समझाने के लिए सबको मालूम होना चाहिए कि हमारा फंडामेंटल फॉर्मूला किसके लिए होता है? हमेशा पॉइंट मास के लिए, और हमेशा हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? बॉडी में। और बॉडी में एक से ज्यादा मासेस होते हैं, इसलिए हमको ये कन्वर्शन करना पड़ा। अच्छा, अब उसके बाद हम लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अलग अलग एग्जाम्पल्स, और ये बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स होते हैं। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती हैं, वन इज मैग्नीट्यूड एंड अदर इज डायरेक्शन। ध्यान रखिए, अगर हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, तो कौन सी क्वांटिटी कंजर्व होती है? उसका मैग्नीट्यूड या उसकी डायरेक्शन? तो आंसर है दोनों कंजर्व होती। अगर एक भी कंजर्व नहीं हुई तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं हुआ, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम के पास दोनों चीजें होती हैं। तो उसकी मैग्नीट्यूड भी कंजर्व होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी कंजर्व होनी चाहिए, दोनों चीज। दोनों के हम एग्जाम्पल देखते हैं, और दोनों के एग्जाम्पल बड़े इंटरेस्टिंग है। तो पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं वेयर मैग्नीट्यूड इज कंजर्व्ड। मैग्नीट्यूड चेंजेस, ओके, मैग्नीट्यूड कंजर्व्ड, डायरेक्शन तो कंजर्व होगी ही होगी। देखिए मैग्नीट्यूड किस तरह से, ये जो आई ओमेगा है, ये आई का फॉर्मूला हमको मालूम है, दिस इज एम आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये फॉर्मूला होता है। आई का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर ओमेगा। कितनी क्वांटिटी है? 3। एक बॉडी जो ऐसे घूम रही है, उसके पास मास भी होता है, रेडियस ऑफ रोटेशन भी होता है, और एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है?
अनलेस देयर इज ए एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड द एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व। अगर हमने बाहर से टॉर्क नहीं लगाया तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, नहीं बदलेगा। अब हमारे पास एक सिस्टम है, एक बैले डांसर है। बैले डांसर गोल घूमकर डांस करती है। वो जब डांस स्टार्ट करती है उसका मोशन रोटेशनल मोशन होता है, गोल घूमने वाला मोशन होता है, और उसकी एक एक्सिस होगी, एक पॉइंट होगा जिसके चारों तरफ उसको घूमना है। देखिए बैले डांसर ये नीचे एक पैर रखकर शुरू करती है रोटेशन। कैसे, इसकी फिजिक्स समझिए। उसको गोल घूमना है, गोल घूमने के लिए टॉर्क चाहिए। टॉर्क के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए और रेडियस चाहिए, आर और एफ, तभी टॉर्क बनेगा। तो वो घूमना कैसे स्टार्ट करती है, कहां आर है कहां एफ है, तो आंसर है वो दोनों पैर ग्राउंड पर रखेगी, एक पैर यहां एक पैर यहां। इस पैर को उसने फिक्स किया और इस पैर पर उसने फोर्स लगाया। हम लोग सब ऐसी टर्न करते हैं, एक पैर से आप टर्न नहीं हो सकते, दो पैर आपको चाहिए, दो पॉइंट चाहिए। तो एक पॉइंट को उसने फिक्स किया और दूसरे पैर को धक्का दिया, ऐसे टर्न हो गई। दूसरे पैर को बहुत जोर से धक्का दिया, क्या बना रही है वो, टॉर्क। देखिए एक पैर दूसरे पैर, ये दोनों पोजीशन है, ये डिस्टेंस है आर। यहां पर इसने ऐसा धक्का दिया, फोर्स और आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो गए, क्या बना, टॉर्क। उस टॉर्क के कारण उसकी बॉडी घूमने लगती है। ठीक है, बॉडी को घुमाने का मैकेनिज्म समझ आया आपको। टॉर्क कैसे क्रिएट हो गया, रेडियस दो पैर के बीच, इधर फोर्स लगा और इस परपेंडिकुलर फोर्स के कारण उसकी बॉडी घूमने लगी, ये टॉर्क क्रिएट हो गया और इसकी बॉडी घूमने लगती। अब जैसे ही बॉडी घूमने शुरू होती है ये पैर वो उठा लेती है, एक पैर पे आ गई या दोनों पैर को एक ही जगह कर लेती है। अगर उसने ये पैर उठा लिया तो क्या गायब हो गया, आर। ये यहां पर जो ये रेडियस ऑफ रोटेशन ऐसे बना था आर, ये उठा लिया, आर जीरो हो गया। अगर आर जीरो हो गया तो टॉर्क कैसा हो गया, आर इंटू एफ, वो भी जीरो। अब उस पे बॉडी पे कोई टॉर्क नहीं है। ये बात समझ में आई। दो पैर रख के टॉर्क लगाया, जैसे ही बॉडी घूमने शुरू हुई पैर उठा लिया, टॉर्क खत्म। अगर टॉर्क खत्म हो गया तो क्या हुआ, आगे सुनिए। टॉर्क के कारण उसने बॉडी में एक रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर लिया था, वो रोटेशनल मोशन से उसकी कुछ वेलोसिटी आ गई और वो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। तो इसके पास ओमेगा वेलोसिटी है ऐसे घूमने की, उस ओमेगा वेलोसिटी से इसकी बॉडी ऐसे घूमने लगती है। अब इसने ये टॉर्क तो यहां से हटा लिया। टॉर्क हटाने के बाद इसने क्या किया, इसने जब ये डांस स्टार्ट किया था तो अपने दोनों हाथ फैलाए हुए थे। जब घूमना शुरू किया दोनों हाथ फैलाए थे, तो दोनों हाथ का जो मास था वो ये यहां पर, तो रेडियस ऑफ रोटेशन इतना बड़ा था, ये उसका रेडियस ऑफ रोटेशन था, ये रेडियस ऑफ रोटेशन था। और उसने घूमना शुरू किया, पैर से टॉर्क लगाया, हमको मालूम है पैर से फोर्स लगाया और घूमना शुरू किया, ये उसका रेडियस ऑफ रोटेशन है। उसके बाद पैर को उठा लिया, टॉर्क लगना बंद हो गया। अब उसने हाथ को फोल्ड कर लिया। हाथ को फोल्ड करने से ये वाले हाथ ये यहां आ गए इस तरह से। अब ये पूरा मास यहां आ गया, इसका रेडियस ऑफ रोटेशन कितना रहा, ये रेडियस ऑफ रोटेशन जो पहले इतना बड़ा था R1 अब इतना सा हो गया R2। रेडियस कैसा कर लिया उसने, छोटा, बस इतना ही उसने किया। तो अपने आप उसने क्या किया, R1 को R2 कर लिया, अपने रेडियस ऑफ रोटेशन को छोटा कर लिया। क्या इसके लिए उसको बाहर से कोई फोर्स लगाना पड़ा, नहीं, अंदर अपनी बॉडी का ही फोर्स लगा, उसको हम इंटरनल फोर्स कहेंगे। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क। अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो इसका मोमेंटम कंजर्व होगा। पहले इसका मोमेंटम कितना था, mr1 ओमेगा 1, ये उसकी वेलोसिटी थी
घूमने की 2 चक्कर 1 सेकंड में, एंगुलर वेलोसिटी, और ये रेडियस इतना बड़ा। अब उसने हाथ अंदर कर लिए तो उसका रेडियस छोटा हो गया, और एंगुलर वेलोसिटी हम देखते हैं ये भी बदल गई, ओमेगा 2। ये एंगुलर मोमेंटम बाद में सेकेंड कंडीशन में। अब चूंकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो सकता एज पर रूल। तो ये दोनों क्या हैं? एल। इसलिए ये दोनों कैसे हैं आपस में? इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उसको हमने लिख लिया mr1 स्क्वायर ओमेगा 1 इज इक्वल टू mr2 स्क्वायर ओमेगा 2। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। R2 R1 के कंपैरिजन में कैसा है? R2 R1 के कंपैरिजन में छोटा हो गया, लेकिन ये क्या दिखाता है कि इस दोनों को इक्वल रहना है। कैसे इक्वल हो सकते हैं? अगर R2 को हमने छोटा कर दिया तो ओमेगा 2 अपने आप बढ़ जाएगा। फिर से अगर R1 से R2 2 गुना छोटा हो गया तो ओमेगा 1 से ओमेगा 2 बड़ा हो जाएगा। कितने गुना? 4 गुना। ये स्क्वायर है ना, तो यहां पर आप देखिए ओमेगा 2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा 1। ये अगर R1 R2 से 2 गुना बड़ा था, R2 उसने आधा कर लिया, तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। तो ओमेगा 2 किसके बराबर हो गया? 4 ओमेगा 1। पहले उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 थी, अब क्या हो जाएगी? ओमेगा 2 विच इज 4 टाइम्स ओमेगा 1। यानी पहले वाली वेलोसिटी से 4 गुना तेजी वो घूमना शुरू कर देती। तो हम क्या देखते हैं कि बैले डांसर जैसे ही डांस शुरू करती है तो उसकी स्पीड कम होती है और सडनली हमको पता भी नहीं चलता और वो बड़ी तेजी से घूमना शुरू कर देती। तो हम लोगों को आश्चर्य होता है कि इतनी तेजी से कैसे घूम रही है। उसका रीजन क्या होता है कि जो उसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ज्यादा रेडियस पे किया होता है वो कम रेडियस पे आ जाता है, रेडियस छोटा हो गया। रेडियस छोटा होने से वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती। तो ये एग्जांपल आप याद रखेंगे। दिस इज बैले डांसर। ठीक है, इसकी पूरी स्टोरी आप बता सकते हैं, इसके रीजन आप बता सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? फॉर्मूला क्या याद रखना है? एम आर स्क्वायर ओमेगा। आर छोटा करेंगे ओमेगा बढ़ जाएगा, और अगर आर बढ़ा देंगे तो ओमेगा कम हो जाएगा। तो ये बैले डांसर उसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं डाइवर। ये डाइविंग बोर्ड है। इस डाइविंग बोर्ड के ऊपर यहां पर एक डाइवर खड़ा है और नीचे स्विमिंग पूल में इसको डाइव करना है। यहां से इसको यहां नीचे डाइव करना है, और इस डाइविंग स्पोर्ट्स में उसकी मार्किंग होती है। मार्किंग उसकी किस तरह से होती है कि जब वो ऊपर से नीचे तक गिरेगा तो वो कितने राउंड लगा लेगा। 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप। जितने ज्यादा लूप बनाएगा उतने ज्यादा मार्क्स उसको मिलेंगे। ठीक है, अब हमको मालूम है कि एक फिक्स हाइट से नीचे गिरने के का जो टाइम होता है वो टाइम कांस्टेंट होता है। हमारे पास काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये खत्म हो गया। h अगर 10 मीटर ऊपर से कोई बॉडी नीचे गिरती है तो s कितना लेंगे? 10 मीटर। हाफ एक्सेलरेशन 10 t स्क्वायर।
ये तो 10 मीटर ऊपर से जो बॉडी नीचे गिरेगी कितने सेकंड में नीचे आएगी? 1.4 सेकंड में नीचे आ जाएगी। ठीक है, कहीं पर भी, क्योंकि जी की वैल्यू हर जगह 10 है। तो जो आदमी 10 मीटर ऊपर डाइविंग बोर्ड से नीचे पानी में कूदेगा उसको हवा में कितना टाइम मिलने वाला है? 1.4 सेकंड। ठीक है, अगर 10 मीटर ऊंचा है तो उस 1.4 सेकंड में ही उसको अपना सब कर्तव्य दिखाना है, कितनी गोल से वो घूम सकता है। अब देखिए, अगर वो घूमता है 1 सेकंड में एक चक्कर, फिर 0.4 सेकंड में आधा चक्कर, और तो कितने चक्कर हुए? 1.5। दूसरा ज्यादा स्पीड से घूमता है तो 0.5 में एक चक्कर, फिर 0.5 में एक चक्कर, फिर 0.4 में आधा चक्कर, 2.5 चक्कर लगाया। अगर कोई 0.4 में एक चक्कर लगा लेता है तो 0.4 चौथे चक्कर में नीचे, 3 चक्कर उसने कंप्लीट कर लिए, और रेफरी यही गिनता है कि उसने कितने लूप कंप्लीट किए। और भी पॉइंट होते हैं, कभी आप इस स्पोर्ट्स को देखिए, जाके तो नहीं देखोगे, कम से कम टीवी में ही देखिए, जाके देखोगे ज्यादा मजा आता है। एनीवे, टीवी में भी बड़ा अच्छा दिखता है। और भी पॉइंट्स होते हैं कि जब वो पानी को टच करते हैं तो उनको स्प्लैश नहीं करना है, एकदम तीर जैसे पानी में घुसना है, हाथ ऐसे नीचे करके ऐसे बॉडी घुसनी चाहिए। कितनी सफाई से घुसते हैं उस पर भी पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स है। अब इसमें फिजिक्स कहां है? ऊपर से नीचे गिरने का सबके पास 1.4 सेकंड ही टाइम है 10 मीटर से, तो वो अपने चक्कर को कैसे बढ़ा सकता है? आप सबको समझ आ रहा है कैसे बढ़ा सकता है? एंगुलर वेलोसिटी उसको बढ़ाना, 10 मीटर से ही कूदना है, उतना ही बोर्ड है। हाँ, थोड़ा सा 10 मीटर को वो 11 कर सकता है, उछल जाएगा, और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। सब करेंगे, 10 को 11 सब कर लेंगे उछल के। ठीक है, आदमी की अपनी हाइट 2 मीटर होती है, लेकिन पैर उसका 10 मीटर पे है, थोड़ा सा कूदेगा 11 मीटर कर लेगा, 12 पर सब कर लेंगे। इसका मतलब सबके पास टाइम एक जैसा है। अब जब ये यहां से घूमता है तो क्या करता है? नंबर 1, एक रोटेशनल मोशन बनाता है, ऐसे सीधा नहीं गिरता, रोटेशनल मोशन बनाता है अपनी बॉडी को गोल घुमाने के लिए। उसके लिए उसको टॉर्क चाहिए, टॉर्क के लिए फोर्स एंड रेडियस, ये दोनों चीज चाहिए। तो वो क्या करता है, यहाँ पैर से फोर्स लगाता है, ऐसे ऊपर की तरफ, पैर से ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है और अपनी बॉडी को टेढ़ा कर लेता है। बॉडी को उसने ऐसा बना लिया, ये क्या बना इसका? रेडियस। और ये क्या है? टेंजेंट। ये है रेडियस और ये है फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, टॉर्क बन गया। इस टॉर्क के बनने से उसकी बॉडी में कौन सा मोशन आ गया? रोटेशनल मोशन। बॉडी गोल घूमनी शुरू हो गई। जैसे ही ये यहां से जोर से उछलता है, ये इसका गोल मोशन ऐसा आ गया और पैर छूट गया। जैसे ही पैर छूटा, क्या खत्म हो गया? टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क जो बोर्ड इसकी बॉडी पे लगा रहा था, खत्म हो गया। अब एक्सटर्नल टॉर्क लगना बंद हो गया और इसके पास कौन सा मोशन आ गया? रोटेशनल मोशन। अच्छा, अब जैसे ही ये हवा में आता है, रोटेशनल मोशन आता है, तो ये क्या करता है कि ये जो ऐसे इसने छलांग लगाई थी ऊपर करके और हाथ पैर फैला के इतना बड़ा गोला बनाकर, इतना बड़ा रेडियस बनाकर, जैसे ही ये हवा में पहुंचता है, ये अपने हाथ को ऐसे करता है, गर्दन को ऐसे करता है, दोनों घुटने को भी मोड़ लेता है, और ऐसा करके ये वाला जो इसकी बॉडी है, इस बॉडी को ये ऐसे बना लेता है, ये छोटा करके इस तरह से। अगर इसने अपनी बॉडी को ऐसा मोड़ लिया तो अब देखिए ये इसका रेडियस कितना हो गया? इतना सा। ये पहले जो घूमने वाली चीज थी उसका रेडियस कितना था? R1। अब जो घूमने वाली चीज उसने बना ली उसका रेडियस कितना हो गया? R2। R2 उसने पहले से आधा कर लिया। अगर उसने R2 आधा कर लिया तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा? R2 उसने आधा कर लिया तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा? 4 गुना बढ़ जाएगी, तेजी से वो घूमना शुरू कर देता है। समझ आया? फिर से यहां पर फॉर्मूला वही है,
R1 स्क्वायर ओमेगा 1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर ओमेगा 2। इसने R2 को आधा कर दिया, आधे का स्क्वायर 1/4 हो गया, तो ओमेगा 2 को 4 टाइम्स बढ़ना पड़ा। तो उसके घूमने की वेलोसिटी 4 टाइम्स बढ़ गई। पहले जो वो एक चक्कर लगाता था, अब कितने लगा लेगा? 4 चक्कर लगा लेगा। इस तरह से बड़ी स्पीड से घूमते हुए वो नीचे गिरता है, और जब लास्ट उसको मालूम है पानी के पास पहुंचने लगता है तो बॉडी को सीधा कर लेता है। उसने अपनी मस्कुलर फोर्स से ही बॉडी को गोल करना है या सीधा करना है। तो यहां पर उसने कौन से प्रिंसिपल को यूज किया? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसकी बॉडी पे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, उसने रेडियस को कम किया, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा दी। ये बात समझ में आ गई? तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। इस कंजर्वेशन के कारण डाइवर्स अपने नंबर ऑफ रोटेशन ज्यादा कर सकते हैं। एनीवे, इसमें बहुत ज्यादा होपफुल होने की जरूरत नहीं है। दुनिया के अच्छे से अच्छे डाइवर 3.5 चक्कर से ज्यादा नहीं लगा सकते। इंडिया में 2.5 से ज्यादा नहीं लगा सकते। तो एनीवे, यहां पर इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज होता है। ये दोनों जगह हमने क्या देखा कि R1 को बदलेंगे तो ओमेगा बदलेगा, ये वाला। और इसके बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। जैसे अगर आपके घर में बिल्ली है तो उस बिल्ली को पकड़ के ऐसे उछाल के ऊपर उछाल दीजिए, ये आपके टेस्ट पर है। तो उसको आपने ऊपर उछाला, गोल घुमा दिया, गोल घूमते हुए। तो ये जब आप इसको ऐसे उछालेंगे बिल्ली को, तो बिल्ली जब नीचे गिरती है तो उसके 4 पैर नीचे होते हैं। फिर से एक खिड़की से आपने बिल्ली को नीचे फेंक दिया, उल्टा करके फेंक दिया, वो ऐसा घूमते घूमते नीचे आएगी, चारों पैर पे ही नीचे आएगी। जब भी ये देखा है, और सैकड़ों सालों से साइंटिस्ट सोच रहे कि ऐसा होता क्या है कि वो हमेशा अपने आप को सीधा ही लैंड करती है, उल्टी नहीं गिरती कभी। बहुत सारे तरीके इसके सोचे गए हैं, उसमें से एक तरीका ये भी सोचा गया कि वो अपने हाथ पैर को फैला सकती है। फैला के वो क्या चेंज कर सकती है? अपनी एंगुलर वेलोसिटी। अगर उसको एंगुलर वेलोसिटी स्लो करनी है तो रेडियस को क्या करेगी? बड़ा। और फास्ट करनी है तो छोटा। जैसे ही ग्राउंड नजदीक में आता है, उसको समझ में आता है कि अगले एक चक्कर में मैं उल्टा गिरने वाली हूं, तो स्लो करना है तो क्या करेगी? फैल जाएगी, अपनी एंगुलर वेलोसिटी कम कर लेगी, पैर के बल गिरेगी। अगर उसको लग रहा है कि मैं सिर के बल गिर रही हूं और आधा चक्कर मेरे को घूमना है, तो रेडियस छोटा कर लेगी और एक चक्कर घूमेगी, पैर के बल गिरेगी। तो उसका सेंस इतना स्ट्रांग होता है कि वो अपने हाथ पैर को फैलाकर अपनी एंगुलर वेलोसिटी को चेंज कर लेती है और हमेशा पैर के बल ही नीचे गिरती है। ये कौन सा प्रिंसिपल लगा फिजिक्स का? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल अपने को मिलते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल्स हमको देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वांटिटी। अब इससे ज्यादा मजेदार चीज देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद डायरेक्शन। डायरेक्शन का कंजर्वेशन कैसे होता है? डायरेक्शन कंजर्वेशन, ये एक साइकिल का व्हील है और साइकिल के व्हील को मैं आपकी तरफ ऐसे करके रखता हूं, ये ऐसा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। ये इसका एक्सल है और इस एक्सल पर ये ऐसे घूमता है, ठीक है। ये साइकिल का व्हील है, यहां पर इसका एक्सल है, यहां पर हमने इसको घुमाया और ये ऐसे घूमता है तेजी से। अब यहां हमने 2 रस्सी लगा दी, ये दोनों बेरिंग लगे हुए हैं, ठीक है। नॉर्मली टीचर्स इसको रखते हैं लैब में, मुझे भी रखना चाहिए था। एनीवे, शायद नेक्स्ट क्लास में मैं लाऊंगा। तो इस साइकिल व्हील के एक्सल के दोनों तरफ हमने रस्सी लगाई और उसको ऐसे लटका दिया, सीधा लटक जाएगा। अगर मैं इस एक रस्सी को काट दूंगा तो क्या होगा? गिर जाएगा। ये एक रस्सी से बंधा रहेगा और ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना।
अभी ऐसा था, दोनों रस्सी से एक रस्सी को काट दिया, ऐसा हो जाएगा। क्यों? इसका सेंटर ऑफ मास में यहां पर ग्रेविटी का फोर्स लगता है इस तरफ। ये है रेडियस, ये है फोर्स, क्या बन गया? टॉर्क। ये टॉर्क इसको ऐसा घुमा देगा और ये इस तरह से एक्सल और ये रहा व्हील, ऐसा हो जाएगा, राइट? ये सबको मालूम है। अब क्या किया हमने? इसको बड़ी तेजी से चला दिया, दोनों धागे से लटका हुआ एक्सल में, और इसको बड़ी स्पीड से चला दिया। ये बहुत फास्ट चल रहा है। इतना फास्ट जब चल रहा है तो हमने क्या किया? इसको काट दिया, इसको काट दिया। और अब हम क्या देखते हैं? ये नहीं है, ये अभी भी चल रहा है, नहीं गिरता। फिर से देखिए, ये दो डंडे हमने लगाए, इसके ऊपर सीट लगाई, उसके ऊपर आप बैठ गए, आप बैठे और इसको पैडल से घुमाया, यही करते हो ना? सीट के ऊपर बैठ के तेजी से घुमाते हो। तेजी से जब वो घूमने लगता है तो आप दोनों पैर जमीन से उठा लेते हो, उठा के उसके ऊपर रख देते हो। कोई सहारा है साइकिल को? कोई सहारा नहीं है, लेकिन वो तो खड़ी रहती है, तो ये भी खड़ा है। क्यों? ऐसा भी होता है। और साइकिल आप तो चलाते हो, देखते हो, खड़ी साइकिल में दोनों तरफ पैर रखना पड़ता है, लेकिन जब चल पड़ती है आप दोनों पैर उठा लेते हो और वो सीधी ही रहती है। रीजन देखिए, जब हम इसको मूव कराते हैं तो इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी आ गई, चाल आ गई। एंगुलर वेलोसिटी आने से एंगुलर मोमेंटम बन गया। एंगुलर मोमेंटम के पास क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर ये ऐसा घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बताइए। ये ऐसा घूम रहा है तो एक्सल पे क्या आ गया? एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये है, एल। ऐसा रोटेशन हो रहा है। ये सबको समझ आया? अब हमने बाहर से कोई टॉर्क इस पे नहीं लगाया, इसको काट दिया। अगर इसको काट दिया तो इसका मास तो इस पे लटक जाएगा, ठीक है। अब हमको ये लगता है कि इसको ऐसा गिर जाना चाहिए। अगर ये गिरेगा तो इसका क्या होगा? आंसर है कि एल की डायरेक्शन, जैसे ही ये ऐसे गिरेगा एल की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, एल की डायरेक्शन इधर आ जाएगी। ये एल की डायरेक्शन थी, धागा काटने से हमको लगता है ये एल की डायरेक्शन हो जाएगी, नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा लॉ क्या कहता है? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब नहीं बदलेगा, एल अपनी डायरेक्शन नहीं बदलेगा। अगर नहीं बदलेगा, उसको वही डायरेक्शन रखनी है, तो रोटेशन कैसा रहेगा? ऐसा ही रहेगा, तभी तो ये डायरेक्शन रहेगी। तो वो डायरेक्शन वैसा ही रखता है रोटेशन की, अपनी डायरेक्शन को नहीं बदलता। उसने क्या किया? डायरेक्शन को कंजर्व किया। किसकी डायरेक्शन को? एंगुलर मोमेंटम की। तो अगर उसको ये डायरेक्शन एक्सल की कंजर्व करनी है तो इसको गिरने नहीं देगा। अगर ये ऐसा होगा तो एल इधर नीचे आ गया, और वो अलाउड नहीं है फिजिक्स के रूल में। क्या अलाउड नहीं है? एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बदलना, एंगुलर मोमेंटम की क्वांटिटी बदलना। इसलिए अगर एल को उधर रहना है तो इस व्हील को ऐसा ही रहना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? तो इसलिए व्हील वर्टिकल ही चलता है और ऐसे ही चलता रहता है, और हम बैलेंस कर लेते हैं। इसी का एक दूसरा बड़ा अच्छा एग्जांपल दीजिए। देखिए, जो हमने शुरू में लिया था, ये टॉप। इस टॉप को जब आप ग्राउंड पे रखते हैं, लट्टू या भौरा जो बोलते हैं, अगर हम ऐसा रखते हैं, ये तुरंत गिर जाता है, खड़ा नहीं होता। पर जब हम चला देते हैं और ये घूम रहा है तो ये खड़ा हो जाता है। क्यों? जैसे ही हम इसको घुमाते हैं, शुरू में हमने घुमाने में उसका एक एक्सिस फिक्स किया। अगर हमने लट्टू को ऐसे घुमाया, इस तरह से ऐसे, तो इसकी रोटेशन की एक्सिस कहां है? ये। तो इसमें एक एंगुलर मोमेंटम आ गया, और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कहां है? ये। तो ये इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है, ये। अब हमने रस्सी को हटा लिया, छोड़ देते हैं रस्सी को। रस्सी को हम हटा लेते हैं तो बाहर से कोई भी फोर्स या टॉर्क उस पर नहीं लग सकता।
अब अगर ये गिरेगा, अगर ये टेढ़ा होके गिरेगा ऐसे, तो ये जो इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है, अगर ये टेढ़ा होता है तो इस डायरेक्शन को ऐसा होना पड़ेगा, ये ऐसा हो जाएगा। अगर ये ऐसा टेढ़ा होता है, क्या ये अलाउड है चेंज होना? नहीं। कौन सा लॉ है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसको टेढ़ा होना अलाउड नहीं है, उसको खड़ा ही रहना है, और अगर खड़ा रहना है तो इसको ऐसे ही चलना पड़ेगा। समझ आया? इसलिए वो चलता रहता है, क्योंकि एक्सिस का टेढ़ा होना अलाउड नहीं है। कौन सा लॉ? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसको एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना, इसलिए मैग्नीट्यूड भी कंजर्व करना है और डायरेक्शन भी कंजर्व करनी है। तो डायरेक्शन कंजर्व करने के दो एग्जांपल आपने क्या क्या देखे? साइकिल और टॉप, टॉप एंड साइकिल। इस तरह से ये कंजर्वेशन होता है। अब इस कंजर्वेशन पर हम लोग और आगे स्टडी करते हैं। इसको जब आप घुमाते हैं तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं कि ये ऐसा घूमते घूमते, देखो ऐसा घूम रहा है, थोड़ी देर तक ये ऐसा घूमता है, फिर ये ऐसा ऐसा शुरू हो जाता है। दैट इज नोन एज रिसेशन। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रिसेशन। रिसेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी आपके 11th के सिलेबस में, स्कूल के सिलेबस में उसको हम लोग ज्यादा नहीं देते, सिवाय इसके कि उसका नाम जानते हैं कि उस तरह के मोशन को क्या कहेंगे? रिसेशन। लेकिन उसमें भी बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट होते हैं एंगुलर मोमेंटम के और उसके टॉर्क लगने के, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं, अगर हम यहां से इसको ऐसा बांधते हैं, यहां पर mg काम करता है, ये फोर्स, ये डिस्टेंस, और यहां से ये ऐसा एक टॉर्क इस पर लगता है। जब ये टॉर्क इस पर लगता है तो इसको घूमना चाहिए। हम क्या देखते हैं, अब जब ये चलता है तो इस पर एक टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क की डायरेक्शन कौन सी होगी उसको हम सोचते हैं। ये अगर ऐसा घुमाएगा इसको ऐसे, ये इस तरह से, ये रोटेशनल मोशन। इस रोटेशनल मोशन के में टॉर्क की डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू से अंदर की तरफ, तो यहां पर ये वेट के कारण एक टॉर्क अंदर की तरफ लगता है। इसके पास एंगुलर मोमेंटम इधर है, इसके पास एक टॉर्क अंदर की तरफ है। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो साइकिल का व्हील ऐसा घूम रहा है, ये ऐसा होते जाता है अपने आप। हमने रस्सी से लटकाया हुआ है, ऐसा घूम रहा है, फिर 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 ऐसा घूम रहा है। गिरता नहीं है, रहेगा खड़ा, लेकिन ऐसा घूमता जाएगा उस टॉर्क के कारण। तो ये थोड़ा सिचुएशन एक के बाद एक स्टेप और कॉम्प्लेक्स होती जाती। ये साइकिल का व्हील ऐसे घूमते घूमते ऐसे घूमता है। तो हमसे पूछा जाता है, एक्सप्लेन करिए ये ऐसा क्यों घूम रहा है, एक ही जगह खड़े खड़े क्यों नहीं घूम रहा है? ऐसा घूम रहा है, फिर ऐसा घूम रहा है, फिर ऐसा घूम रहा है। ऐसी सिचुएशन आती है कि ये ऐसा घूमते घूमते ऐसा घूमना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है? सो देयर आर मेनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस इन रिसेशन। तो जब हम इससे और ज्यादा एडवांस स्टडी करेंगे, कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी करेंगे, वी विल गो थ्रू ऑल दोज कंडीशंस। ठीक है? तो अभी फिलहाल ये वाला आपको समझ में आया कि कंजर्वेशन के मैग्नीट्यूड के एग्जाम्पल्स और इसके एग्जाम्पल्स। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल होता है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स, एंड दैट इज जायरोस्कोप। जायरोस्कोप एक ऐसी चीज होती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी जरूरी होती है। यहां से स्पेस क्राफ्ट जाता है अर्थ के ऊपर, जैसे ही एटमॉस्फेयर पार करता है, चारों तरफ का स्काई ब्लैक हो जाता है, क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है जो कि नीला सफेद उसको दिखेगा, पूरा ब्लैक उसको चारों तरफ।
ग्रेविटी खत्म। अगर उसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती, उसको किसी भी डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगता। अगर उसको फोर्स नहीं लगता तो वो खुद ही अपना फोर्स लगाता है हाथ पैर को और उल्टा पलटा घूम जाता है। घूम जाता है तो उसको याद नहीं रहता अर्थ किस तरफ से, मैं आया किधर से हूं। चारों तरफ अंधेरा है, किधर जा रहा है उसको पता नहीं है कि यहां अर्थ है, निकला तो ऐसे था, ऐसा हो गया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा जा रहा हूं कि ऐसे जा रहा हूं, अर्थ से दूर जा रहा हूं कि अर्थ की तरफ जा रहा हूं। अब उसको नीचे से सिग्नल आता है कि तुमको मुड़ना है, पर उसको तो मालूम नहीं कि वो जा किधर रहा है, तो किधर मुड़ेगा। अगर उसको बोलेंगे वापस आ जाओ अर्थ में, तो वो ऐसा मुंह उल्टा किया और वापस चला गया। ये एक बहुत ही भयानक स्थिति होती है। अगर कोई आदमी अपनी दिशा भूल जाए, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आपको अगर कभी ऐसा एक्सपीरियंस हो, यू विल बी लॉस्ट कि मुझे किधर जाना है। कभी कभी कुछ सेकंड के लिए ऐसा होता है। एनीवे, तो देखिए वो आदमी अपनी डायरेक्शन कैसे फिक्स करता है, ये एक साइंटिफिक मिशन है। हमको बिल्कुल पता रहना चाहिए कि अर्थ इस तरफ है। अर्थ नहीं दिख रही है तो भी हमको पता रहना चाहिए अर्थ इस तरफ है, और हमारे इंस्ट्रूमेंट बताने चाहिए कि हम अर्थ के साथ कौन सा एंगल बनाते हुए जा रहे हैं। तभी हम मॉनिटर कर सकते हैं कि हम कितना दूर हैं, नहीं तो वापस नहीं जा पाएंगे जब हमको पता ही नहीं होगा कि अर्थ किधर है। तो उसके लिए हम एक मशीन यूज करते हैं और वो मशीन है जायरोस्कोप। जायरोस्कोप का प्रिंसिपल देखिए। जायरोस्कोप इस तरह का होता है कि एक डिस्क हमने लिया, ये डिस्क ऐसे, इसका एक्सिस है, ये एक्सिस, और यहां पर हमने एक फ्रेम लगा दिया। यहां पर फ्रिक्शन नहीं के बराबर है, ये अच्छा भारी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया खूब है, इसको हमने घुमा दिया। घुमा के आप इसको छोड़िए, चालू रहेगा 20 घंटे 30 घंटे 100 घंटे चलता रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, बाहर से रोकने वाला कोई टॉर्क फोर्स नहीं है। ओके, ये जो चीज बनी, इसका फ्रेम, इस फ्रेम में हमने ये दो ऐसे लगाए और इसके चारों तरफ एक फ्रेम ऐसा लगा दिया, ऐसे। अगर इसकी एक्सिस x है तो इसकी एक्सिस y है। ये y एक्सिस का फ्रेम इसके बाहर बना। इस फ्रेम पर यहां पर फिर हमने ये दो हिंज लगाए ऐसे, ये पाइवट दो लगाए, और इसके ऊपर एक ऐसा फ्रेम लगा दिया z पर। तो एक फ्रेम कैसा है x, दूसरा फ्रेम कैसा है y, तीसरा फ्रेम कैसा है z। ऊपर वाले फ्रेम को पकड़कर आप एक तरफ घुमाइए, घूम जाएगा, इसको घूमने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच के देखिए, ऊपर वाले फ्रेम को हमने बॉडी के साथ लगाया और यहां पर ये चारों तरफ घूमने के लिए फ्री है, जैसा मर्जी इसको घुमा लीजिए। क्यों? तीनों एक्सिस पे तो हमने घूमने का इंतजाम कर दिया। ये ऐसा घूम सकता है, ये ऐसा घूम सकता है, और तीसरा ऐसा घूम सकता है। ये तीनों घूम सकते हैं इंडिपेंडेंटली। तो ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है, ये किसी भी डायरेक्शन में घूमने के लिए फ्री है। अब हमने क्या किया, इसको अर्थ पर जैसे स्पेसशिप चलने लगता है, इसको जोर से घुमा देते हैं। अगर हमने घुमा दिया तो ये किसकी डायरेक्शन आ गई, एंगुलर मोमेंटम L। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम L की डायरेक्शन आ गई। अब एरोप्लेन उड़ा, जैसे यहां पर एरोप्लेन था, ये उड़ा और ये ऐसा था। कौन? एक्सिस, घूमने वाले का एक्सिस। एरोप्लेन ऐसा गया और ऐसा हो गया, ये इसके साथ ऐसा नहीं हुआ। एंगुलर मोमेंटम के कारण ये अपने को क्या रखना चाहता है, सीधा। इसके साथ ये नहीं बंधा हुआ, इसके साथ कौन बंधा है, फ्रेम नंबर 3, सबसे ऊपर वाला फ्रेम। तो जब ये ऐसा घूमता है तो ऊपर वाला फ्रेम घूम जाता है, बीच वाले फ्रेम में भी घूमने की फ्रीडम है, ये ऐसा का ऐसा ही रहता है। फिर ये ऊपर जाके ऐसा हो गया, 2 फ्रेम घूम गए, ये अभी भी ऐसा है। फिर ये ऐसा हो गया, फिर से फ्रेम घूमे, ये ऐसा ही रहा। इस तरह से जब भी
जब भी अंदर जाने वाले इसको देखते हैं उनको क्या पता लगता है, अर्थ इधर है, हम इधर से आए, ये नोक, और ये नोक अपनी डायरेक्शन नहीं बदलती। ऊपर वाला फ्रेम किसके साथ फिट है, बॉडी के साथ। बॉडी ऐसे ऐसे होती है, एक फ्रेम घूमता है, दूसरा फ्रेम घूमता है, तीसरा घूमता है, तीनों एक्सिस पे वो घूम सकते हैं। इसीलिए जिधर भी घुमाइए फ्रेम ही घूमेगा, ये अंदर वाले पे फोर्स नहीं लगता, अंदर वाले पे जोर नहीं पड़ता, वो हमेशा वैसा रहता है। और ये हमेशा क्या इंडिकेट करता है कि इस तरफ कौन है, अर्थ, नीचे की तरफ। तो जो उसके अंदर स्पेस वाला जो भी यात्री रहता है वो उसको देखता रहता है, उसको पता लगता है मैं कहां से आया हूं। समझ में आया? इस तरह से वो अपने को ट्रैक करके रखता है। और फिर इसके रिस्पेक्ट में जब उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि 20 डिग्री मोड़ो, तो वो 20 डिग्री ऐसा मोड़ लेता है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो किधर से आया। ठीक है, बोला जाएगा कि वापस आओ, ऐसे वापस आएगा क्योंकि उसको डायरेक्शन मालूम है अर्थ की किधर है। इस तरह से जायरोस्कोप हमारे बहुत काम में आता है। कौन सी ब्रांच में? एविएशन में। तो जो भी हमारे रॉकेट जाते हैं, एरोप्लेन जाते हैं, ये सब सिस्टम में जायरोस्कोप काम में आता है। आजकल हम लोग थोड़ा ज्यादा और एडवांस्ड हो गए हैं, तो एटलीस्ट अर्थ के ऊपर हमारी जितनी भी फ्लाइट्स होती हैं उस सब में जीपीएस सिस्टम हम यूज करते हैं। जीपीएस से डायरेक्शन हम पकड़ लेते हैं, पर जीपीएस 36,000 किलोमीटर पे जो सैटेलाइट रहते हैं उनके कारण बना हुआ होता है, या दूसरे सैटेलाइट के कारण। लेकिन जब डीप स्पेस में जाते हैं तो वो भी काम नहीं करता, क्योंकि वो अर्थ के चारों तरफ ही काम करता है। इस तरह से जायरोस्कोप एक ऐसी चीज है जो कि कहीं भी हमको डायरेक्शन दिखाता है। और जायरोस्कोप का प्रिंसिपल क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ये जायरोस्कोप बना हुआ है। और आप नेट पे थोड़ा सर्च करिए और जायरोस्कोप के वीडियो देखिए, आपको इमेज भी